स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 का इंग्लिश कोर का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 11 इंग्लिश को वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें आपका 10 MCQ प्रश्न है और आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो सारा का सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में सोल्व करते हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास 11 इंग्लिश को का वीकली टेस्ट के लिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपका सेक्शन ए का है और इसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको ये दोस्तों 20 नंबर का रहता है सेक्शन है, जिसमें 10 MCQ प्रश्न रहता है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न कहता है सेक्शन ए का कि व्हाट वरीज द पोएट, यानी कि कवि को क्या चिंता है। व्हाट वरीज द पोएट, पोएट को क्या चिंता है दोस्तों, कवि को क्या चिंता है। तो कवि को चिंता है कि उसका जो है बचपन खो गया, ठीक है, लॉस्ट चाइल्डहुड। कवि को चिंता है कि उसका जो बचपन है वो खो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है, यानी कि तो कहता क्या कहता है 2 नंबर का प्रश्न है कि आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज डेट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि किस उम्र के बाद कवि को एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, ठीक है, कि उसका जो चाइल्डहुड जो है खो गया, यानी कि लॉस्ट हो गया, बचपन उसका खो गया, ठीक है। कवि को कितना उम्र में एहसास हुआ कि उसका बचपन खो गया है। तो 11 ईयर्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 साल में कवि को एहसास हुआ कि उसका जो बचपन है वो खो गया है। तो 2 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 ईयर्स, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 3 नंबर कहता है कि वेयर कुड ही सी इज चाइल्डहुड नाउ, यानी कि अब उसे अपना बचपन कहाँ दिखाई देता था, ठीक है। तो वेयर कुड ही सी दिखाई देता था कहाँ, चाइल्डहुड। अब उसे अपना जो बचपन कहाँ दिखाई देता था, तो उसको जो अपना बचपन दोस्तों इन एन इन्फेंट्स फेस में दिखाई देता था। इन एन इन्फेंट फेस, इसका जो हिंदी होता है वो होता है एक शिशु के चेहरे में, ठीक है। इन एन इन्फेंट्स हो गया एक शिशु और फेस मतलब हो गया चेहरा। तो एक शिशु के चेहरे में, एक बालक के चेहरे में उसका अपना बचपन दिखाई देता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर कहता है व्हाट डिड पोएट चूज टू यूज, यानी कि दोस्तों जो कवि ने क्या उपयोग करना चुना, ठीक है। पोएट जो है वो क्या चूज करना सीखा, क्या उपयोग में करना सीखा। तो हिज फोन या फिर हिज कार या फिर हिज बुक या फिर हिज माइंड। तो जो कवि है वो अपना माइंड को, यानी कि दिमाग को यूज करना सीखा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 5 नंबर कहता है विच कंसेप्ट आर नॉट फाउंड इन ए ज्योग्राफिक बुक, ठीक है। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के किताब में नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो भूगोल की किताब में नहीं है। तो हेल एंड हिवेन, हेल एंड हिवेन का जो हिंदी मीनिंग होता है नर्क और स्वर्ग। नर्क और जो आपका स्वर्ग दोस्तों ये अवधारणाएं भूगोल की बुक में शामिल नहीं है, यानी कि भूगोल के बुक में नहीं मिलती है। नर्क और आपका स्वर्ग की बातें, अवधारणाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 का सी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 6 नंबर कहता है द वर्ल्ड फर्स्ट, ठीक है, नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन, ठीक है, फाउंडेड इन, यानी कि द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन, मतलब कि दुनिया की जो आपका पहली राष्ट्रपति, ठीक है, नेशनल वाइड जो पहला राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रव्यापी। देखिए नेशनल वाइड का मतलब होता है राष्ट्रव्यापी, ठीक है। राष्ट्रव्यापी ग्रीन पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ग्रीन पार्टी का स्थापना दुनिया में सबसे पहले कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, न्यूजीलैंड। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है कि साइंटिस्ट हैव, ठीक है, कैटलॉग्ड अबाउट लिविंग स्पीशीज विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, यानी कि दोस्तों वैज्ञानिक ने उन जीवित प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जिनके साथ मानव, ठीक है,
मानव जाति पृथ्वी के साथ साझा करता, शेयर करता, मैनकाइंड शेयर, ठीक है, पृथ्वी के साथ जो मानव जाति शेयर करता है कब, तो ये वैज्ञानिक ने उन जीवित प्रणालियों को बताया। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1.4 मिलियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 8 नंबर का आता है Who said we have not inherited this earth from our forefather, we have borrowed it from our children। यानी कि किसने कहा कि पृथ्वी हमें पुरखाओं की, ठीक है, विरासत में नहीं मिली है। जो पृथ्वी जो है पुरखाओं की विरासत से नहीं मिली है, हम इसे अपने संतान से उधार लिए हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन फ्रॉम ब्राउड आवर चिल्ड्रेन, यानी कि चिल्ड्रेन से उधार लिए हैं, और जो है फोर फादर के पुरखाओं से हमें यह पृथ्वी नहीं मिली है। तो यह किसका कहना था? तो यह जो दोस्तों कहना था ये मिस्टर लेस्टर ब्राउन का कहना था, ठीक है, कि जो पुरखाओं से पृथ्वी नहीं मिली है, हमारे संतान बच्चे चिल्ड्रेन से ये जो पृथ्वी है आपका मिला, ठीक है। चलिए उधार लिया है, ठीक है, ब्राउड हिट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 8 का हो जाएगा मिस्टर लेस्टर ब्राउन। और 9 नंबर देखते हैं, कहता है व्हाट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द एक्सप्लोटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि पर्यावरण के दोहन का एक कारण क्या है। तो एक्सप्लोटेशन क्या है, इन्वायरमेंट का रीजन, मेन कारण बताना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 नंबर एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है, कहता है व्हाट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी कि अधिक जनसंख्या के लिए सबसे अच्छा गर्भ निरोधक क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा डेवलपमेंट, यानी कि विकास, ठीक है। इस प्रकार से 10 एमसीक्यू प्रश्न को देखें। यहाँ तक पहुंचकर जो बंदा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव को, ठीक है। और वीडियो कैसे लग रहा है नीचे कमेंट कीजिएगा, जहां दिक्कत है तब भी नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 11 नंबर का आता है कि व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट केज इन द जू लुआस्का ज़ैम्बिया सिग्निफाई, यानी कि ज़ैम्बिया के लुआस्का में चिड़ियाघर जो है जू, ठीक है, जो एक पिंजरे की दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर नोटिस को दर्शाता है, यानी कि डेंजरस एनिमल को क्या दर्शाता है, नोटिस क्या दर्शाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं आंसर में। द नोटिस सिग्निफाइड दैट देयर इज ए डिप्लेशन ऑफ ए रिसोर्सेज एंड ए डेटरेशन ऑफ ए इन्वायरमेंट। नोटिस में क्या दर्शाता है कि जो रिसोर्सेज है, ठीक है, और आपका डेटरेशन ऑफ इन्वायरमेंट वो है आपका मैन इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ दिस एंड हिज ओवर सर्वाइवल इज द थ्रेटेंड, यानी कि जो जिम्बाब्वे हो गया दोस्तों, जिम्बाब्वे के लुआस्का चिड़ियाघर में जो खतरनाक जो पिंजरे में दुनिया का खतरनाक जानवर है वो दर्शाता है कि जो मेन इसका जो है रेस्पॉन्सिबल है, जो क्या है मेन इसका रेस्पॉन्सिबल है एंड दिस द सर्वाइवल ऑफ द थ्रेटेंड, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 12 नंबर का आता है व्हाट इज द पोएट फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड, यानी कि कवि के बचपन को प्रति क्या भावना थी, कवि को जो बचपन के प्रति क्या भावना थी। आंसर में लिखेगा द पोएट डज नॉट अपीयर टू फील सैड और अपसेट टू लॉस्ट ऑफ हिज चाइल्ड, यानी कि पोएट को ये सब फील नहीं होता है को अपना जो बचपन को खोए हैं ही, और अपसेट वो दुखी भी नहीं रहते हैं, ठीक है। ही ओनली सीम टू बी पजल्ड एट द डिस्पेरियंस ऑफ ए चाइल्डहुड एंड द अराइवल ऑफ द एडल्टहुड। ही एक्सप्रेस्ड his confusion when he asked the question when and why did my childhood, यानी कि वो जब गुस्सा होते हैं तब कोई पूछता कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया, कैसे बीता, इस टाइप का क्वेश्चन में वो पोएट गुस्सा होता है, उनको दुख नहीं होता, ठीक है, चाइल्डहुड खोने का। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों सेक्शन सी में। सेक्शन सी जो कि स्टार्ट हो रहा है 3 नंबर का 6 नंबर का प्रश्न है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। 13 नंबर का आता है द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ, यानी कि दोस्तों अधिक जनसंख्या की समस्याएं जो सीधे, ठीक है, डायरेक्टली जो आपका हमारे रोजमार्ग के जीवन को प्रभावित करता है, ठीक है, अफेक्ट टू आवर डे एवरी लाइफ को, क्या जो आपका अधिक जो जनसंख्या है वो डायरेक्टली जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि ओवर पॉपुलेशन लीड
टू द इशू ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और यहाँ पर द विजुअस सर्किल ऑफ द पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी विल कंटिन्यूअस अनसेल टू द रूट एज द काउज if population take care of the harness the development of a country the lead of the consumption of the natural resources at the much faster rate, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 14 नंबर का आता है what according to the poem is involved in the process of a growing up, यानी कि जो आपका पूछा कवि के अनुसार बड़े होने के प्रति प्रक्रिया में क्या शामिल है, ठीक है। ग्रोइंग अप प्रोसेसेस या प्रक्रिया में क्या शामिल है, इन्वॉल्व, इसमें क्या शामिल है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी कि पोएम के अनुसार बताना कि द प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग अप इन्वॉल्व द अटेंडमेंट्स ऑफ द मेंटल मैन्युफैक्चरी ए पर्सन इज सेड टू बी ग्रोन अप व्हेन ही हैज बिकम लॉजिकल रैशनल and is able to build his own road. A grow up has the power of the distinguish between reality and fantasy, ठीक है। A grown up individual understand the action of the other just as the poet recognizes that the hatred between the praising and the practice of the edas। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। और 15 नंबर दोस्तों जो कि आपका 5-5 नंबर 15, 16, 5-5 नंबर का प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, ठीक है। 15 नंबर कहता है हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लेडेड, ठीक है। यानी कि पृथ्वी को प्रमुख जैविक प्रणाली कैसे स्थापित हो रही है, ठीक है, आपको बताना है। चलिए आंसर में देर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकली सिस्टम ऑफ द अर्थ। 4 को प्रिंसिपल बायोलॉजिकली सिस्टम है, यानी कि 4 आपका प्रमुख जैविक प्रणाली है। जैसे कि हो गया, जैसे कि क्या हो गया, तो दिस सिस्टम आ रहा है फिशरी, यानी कि आपका हो गया मत्स्य पालन, मछली पालन, फॉरेस्ट वन, ग्रासलैंड हो गया, घास का मैदान हो गया, एंड क्रॉपलैंड यानी कि फसल भूमि। हाउएवर ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू सच अनसस्टेनेबल एक्सटेंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द दिस सिस्टम इज बिलोंग हमेड, यानी कि बढ़ते जनसंख्या के माध्यम से दोस्तों मानव को बहुत मांग है इस चीज़ों का, यानी कि फिश का हो गया, आपका फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड, कॉपलैंड, जो कि आपका ह्यूमन बीइंग द सच आपका इंक्रीजिंग डिमांड रहता बहुत ज़्यादा। द एक्सेसिव डिमांड इज द रिजल्ट डेस्टिनेशन एंड डिस्प्लेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज अकाउंटली वेयर प्रोटीन एंड कंज्यूम्ड एट द लार्ज स्केल ओवर फिशिंग इज अ कॉमन विच लेड ऑफ द क्रॉपेस्ट ऑफ द फिशरी इन द एरिया ग्रासलैंड हैव बीन टर्न इनटू डिजर्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स इज डिक्रीजिंग। इस प्रकार से कमी आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर कहता है विच डू यू थिंक द मोस्ट पोएटिक लाइन्स वन, यानी कि अपने अनुसार सबसे काव्यात्मक पंक्तियों को कौन सी है। जो पंक्तियां दी गई, इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट हिडन इज एन इन्फेंट फेस दैट ऑल नाउ, यानी कि यहाँ किसी भूली हुई जगह पर चल गया है, वह एक शिशु के चेहरे में क्या है, तो छाया हुआ है, ठीक है। चलिए देखने को मिलता है। आंसर में लिखा द लाइन आर दैट सीन बी टू बी द मोस्ट पोएटिक आर कि इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट हिडन इज इन द इन्फेंट फेस दैट इज द डेट ऑल आई नो। These lines sum up beautiful the process of the growth and the disappearance of the particular state of the life. These lines express metaphorically that an infant's innocent face hides many things behind the smiles. Perhaps the childhood also lies hidden somewhere in the childhood consciousness, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 11 इंग्लिश कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।